अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। इंसान की ना जाने कितनी ख्वाहिशात होती हैं, जिनमें से कुछ ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती हैं और कुछ नाकाम हसरत ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं हो पाती। इंसान अपनी ख्वाहिशों पर सब्र कर लेता है, लेकिन इनमें से एक ख्वाहिश ऐसी है कि जिस पर सब्र करना हर मर्द और औरत के बस में नहीं होता। वो एक जिनसी ख्वाहिश है। कुछ लोग हलाल तरीके से अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करते हैं और अपने रब को भी राज़ी करते हैं और अपनी ख्वाहिशों की तकमील भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ औरतों को हलाल और जायज़ तरीके से भी अपना हक नहीं मिलता है, तो वो गलत राह रवी का शिकार हो जाती हैं और अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए हर हद पार कर देती हैं। मेरी भाभी का शुमार भी इन्हीं औरतों में होता था। वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए सारी हदें पार कर गई थी। मैं जवानी में ही बेवा होकर अपने माँ बाप के दर पर आकर बैठ गई थी। मेरा सिर्फ एक ही बेटा था और मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए दूसरी शादी नहीं की थी। ससुराल के माहौल की वजह से मैके आ गई थी। कभी कभार मैं मालूम नहीं होता कि हम अपने लिए गलत फैसला कर रहे हैं और आगे हमें ना जाने किस किस्म के नताइज का सामना करना पड़े। मेरी भाभी अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेरे 12 साला बेटे का गलत इस्तेमाल करेंगी, ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं पागल हो रही थी कि आखिर मैं किस तरह इन दोनों को रोकूं। मेरा बेटा भी अब पूरी तरह से इस बुरी लत में पड़ गया था। इसको रोकना मुश्किल लग रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। किसी को एक बार जो बुरी लत लग जाए तो वो कभी भी नहीं छूटती, और ख़ास कर जब छोटी उम्र से इंसान गलत कामों में पड़ जाए तो इसका मुस्तकबिल सेहत तबाह होकर रह जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। जब इनका शौहर इनके पास है तो फिर वो मेरे बेटे को क्यों जिनसी ताल्लुक कायम करके बैठी थी। मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी का सरमाया था, वो मेरी कुल कायनात था और मैं इसे इस तरह नहीं देख सकती थी। मेरा बच्चा छोटा नहीं था, वो 12 साल का हो चुका था। इसके अंदर हर चीज़ की समझ बूझ थी। वो वक्त से पहले ही बहुत बड़ा हो गया था और इधर से ही बच्चे से ही गलत का इंतखाब करते हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरा ये इंतखाब मुझे किस तरीके से जलील करवाने वाला था। मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरे भाई भाभी के अलावा भी सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही थे। मेरे माँ बाप के ज़्यादा बच्चे ना थे, इनके सिर्फ मैं और मेरे भाई ही थे। मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत थी, वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, मगर मुझे मालूम नहीं था वो कैसी गिरी हुई औरत है। लेकिन मैं नहीं जानती थी यही इंतखाब मुझे किस जगह पर लाकर रुस्वा करने वाला है। एक रोज़ मैं और मेरा बेटा खामोशी इख्तियार करके जल्द ही सो गए थे, क्योंकि मेरा बेटा सुबह स्कूल जाता था और मैं नहीं चाहती थी कि इसको स्कूल से देर हो। इसी वजह से मैं इसके साथ 10 बजे ही लेटकर सो जाती थी। लेकिन आज पहली बार मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से मैं नींद में होने का नाटक कर रही थी, ताकि वो ये महसूस ना करें कि अम्मी जाग रही हैं, क्योंकि वो मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं सोता था। और ये खामख्याली भी सिर्फ मुझे ही थी, क्योंकि आज जो मैंने मंजर अपनी आंखों से देख लिया था वो मेरे औसान खता करने के दर पर आ गया था। अचानक ही मेरा बेटा करवटें बदलना शुरू हो गया। हम लोगों को लेटे हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था। मैं बेचैन हो रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी आंख नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि अगर इसे ज़रा भी बिनक पड़ जाती कि मेरी अम्मी जाग रही हैं तो वो यकीनन उठकर बैठ जाता और मेरे साथ बातें शुरू कर देता। और अगर हम दोनों एक बार बातें करना शुरू कर देते थे तो ये दौरानिया बहुत लंबा हो जाता था। इसी वजह से मैंने बिल्कुल भी खुद को उठने नहीं दिया था। मेरा बेटा अचानक ही उठकर बैठ गया। मैं उठती इससे पहले ही वो मेरे करीब हुआ और मुझे अच्छे से देखने लगा कि क्या मैं जाग रही हूँ या फिर मैं सो गई हूँ। मेरे लिए ये अमल बहुत अचानक था, इसी वजह से मैं सांस रोके ऐसे ही पड़ी रही। उसने अच्छे तरीके से मेरे चेहरे पर हाथ फेर कर देख लिया। इसको जब पक्का यकीन हो गया कि मैं मुकम्मल नींद में हूँ, तो वो अपनी जगह से उठा और कदम ब कदम चलता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चल गया। इस वक्त इसका यूं बाहर जाना मुझे परेशान कर गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ पर गया है। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठी और पाँव में चप्पल उड़सकर कमरे से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरी भाभी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और न जाने वो इनको क्या इशारा कर रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था,
लेकिन मैंने अपने आप को इस तरीके से दरवाजे की ओट में छुपाया हुआ था कि कोई मुझे देख नहीं सकता था। मेरे बेटे के इशारा करने की देर थी कि मेरे भाई का दरवाज़ा खुल गया और इनके कमरे के अंदर से मेरी भाभी बाहर आई। ये मंजर देखकर मेरे औसान खता होने के दर पर आ गए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैं समझ सकती थी कि ये लोग किस वजह से इस वक्त रात के इस पल मिल रहे हैं। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा छोटा सा बच्चा जो महज अभी 12 साल का है वो क्या करने जा रहा है। मेरी भाभी बाहर आई और एकदम इसका हाथ पकड़ लिया और इसके हमरा हमारे मेहमान वाले कमरे की जानब कदम ब कदम जाने लगी। वो लोग एक दफ़ा रुके और पूरे घर पर नज़र दौड़ाकर अच्छे से देख लिया और फिर मेहमान वाले कमरे के अंदर चले गए और अंदर से कमरे को बंद कर लिया। मैं समझ सकती थी कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊं और दोनों का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं कि ये दोनों इस वक्त क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसा कमरे में क्या हो रहा है। मेरे दिल में बहुत गलत वसवसे आ रहे थे क्योंकि मेरी भाभी कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वो एक जवान 22 साला औरत थी। यकीनन कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से ये सब कुछ वो मेरे बेटे के साथ करने वाली थी। मैं फौरन ही मेहमान वाले कमरे की जानब बढ़ी। मैं दरवाज़ा बजाती इससे पहले ही मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्यों न पहले मैं खिड़की से मेरे दिल में एक ख्याल आया क्यों न पहले मैं खिड़की से झांक कर देख लूं कि आखिर ये दोनों कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने अपने मंसूबे के तहत फौरन ही खिड़की की जानब कदम बढ़ाए और वहां पहुंचकर जैसे ही मैंने कमरे की खिड़की का पर्दा हटाया और सामने का मंजर देखा तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे सर पर घर की छत आन गिरी हो, मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई हो। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी नेक पारसा भाभी और मेरा छोटा महज 12 साल का बेटा ये गलत काम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। मेरे औसान खता होने के दर पर आ गए थे क्योंकि मेरी भी भाभी ज़मीन पर लेटी हुई थी और मेरा बेटा इनके ऊपर। मैं कमरे के अंदर बैठी हुई थी। जो मंजर मैं देख चुकी थी वो मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए काफ़ी था। मेरा मासूम 12 साल का बच्चा वो काम कर रहा था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने जिस वजह से अपना ससुराल छोड़ा था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया था। मुझे आज पछतावा हो रहा था कि काश मैं अपने ससुराल छोड़कर मैके में ना आती तो मुझे ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। मेरा बेटा कमरे के अंदर ही एक कोने में ज़रा सहमा हुआ था। मैं खूनख्वार निगाहों से इसकी जानब देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरा मासूम देखने वाला बेटा इतनी घटिया हरकत मेरी ही सगी भाभी के साथ कर सकता है। मैंने अपने बेटे की जानब देखा और गरजते हुए से कहने लगी, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, तुम्हें कितना मान देती थी। तुम्हारी खातिर मैंने दूसरी शादी नहीं की। अपने ससुराल को छोड़कर तुम्हारे साथ मैके मुंतकिल हो गई सिर्फ इस वजह से कि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल संवारना चाहती थी। तुम्हें जहालत से दूर रखकर अच्छाई की जानिब लाना चाहती थी और तुम मेरी पीठ के पीछे ये काम कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी भाभी तुम्हारी माँ जैसी हैं और तुम इनके साथ ये गलत काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे मामू को इस बारे में इल्म हो गया कि इनका भांजा इनकी सगी बीवी के साथ ये हरकतें कर रहा है तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ वो किस तरीके से पेश आएंगे। बल्कि अगले रोज ही मुझे और तुम्हारा बोरिया बिस्तरा सब समेत घर से बाहर कर देंगे। तुम्हें अकल नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं? और ये गंदा काम कब से चल रहा है? मैं बहुत गुस्से से बोल रही थी। मेरा बेटा खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। वो 12 साल का एक मासूम बच्चा ही तो था। वो खौफजदा निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, अम्मी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ये बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। वो ममानी ने ही मुझे इस बात के लिए जोर दिया था और जैसे जैसे वो मेरे साथ अमल करती थी तो मुझे भी मज़ा आता था। इस वजह से मैं इनका साथ देने पर मजबूर हो गया था और अब न जाने मेरे जिस्म में क्यों बेचैनी होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से मैं खुद भी इनकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उठकर इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं। मैंने इसी वक्त इसको गुस्से से घूर कर देखा। ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मतलब मेरा बेटा पूरी तरह से इस बेचैनी का शिकार हो गया था जो एक मर्द को होती है और जब तक किसी औरत के पास नहीं जाता तो इसे सुकून नहीं मिलता। मेरे बेटे का ज़हन और इसका जिस्म भी 12 साल का होते हुए अब किसी मर्द के जिस्म की तरह हो गया था। जब तक वो जिनसी तस्कीन हासिल नहीं कर लेता था तब तक इसको सुकून नहीं मिलता था और वो ऐसे ही बेचैन रहता था। अब तो मैंने भी इसकी बेचैनियां नोट कर ली थी। आखिर मैं कब तक इसके सर पर सवार रह सकती थी?
एक ही घर में रहते हुए मेरी भाभी और मेरा बेटा बस मौके की ताक में रहते थे, कब घर वाले इधर उधर हो जाएं और कब अपनी ख्वाहिश वो पूरी कर लें। मैंने इससे कहा कि आज तो मैंने ये अमल करते हुए तुम्हें देख लिया है और तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने अगर तुम्हें ये अमल करते दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। खामोशी से करवट बदल कर सो जाओ। वो फौरन ही लेट गया और कुछ ही देर में सो गया था। मैं वहीं बैठकर सोचने लगी कि मुझे अब ऐसा क्या करना होगा कि जिसकी वजह से भाई के सामने तमाम तमाम बातें आ जाती कि इनकी बीवी गलत कामों में मुलव्वस हो चुकी है। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठी और अपनी भाभी के पास चली गई। वो अभी तक लाउंज में ही बैठी हुई थी। खिड़की से वो मंजर देखने के बाद मैं अपने हवास में नहीं थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भिन्ना उठा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब तबाह हो जाएगा। मेरी सारी रियासतें, कुर्बानियाँ सब रायगा जाने वाली थी। जिसकी वजह से मैंने अपने ससुराल को छोड़ा था, वो वजह मेरे सामने तैयार बैठी थी। मैं फौरन ही दरवाज़ा खोलकर गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल हुई थी और अपने बेटे को वहीं पर मैंने घुमाता हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था और अपनी भाभी को घूरते हुए कहने लगी थी कि आप अभी कमरे के अंदर नहीं जाएंगी, बल्कि लाउंज में बैठी रहेंगी। मुझे आपसे बात करनी है। और अपने बेटे का हाथ पकड़कर मैं कमरे में ले आई थी और अच्छे से इसको खरी खोटी सुनाकर सुला दिया था। अब मैं बाहर आकर अपनी भाभी से तमाम बातें पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने मेरे बेटे का इंतखाब क्यों किया। मैं लाउंज में आई तो वो अभी तक गमो गुस्से से बैठी हुई थी। मैं इनके सामने जाकर बैठ गई और इनकी जानिब गरजती हुई आवाज़ से पूछने लगी कि आखिर ये काम कब से चल रहा है और आप ये हरकतें मेरे बेटे के साथ क्यों कर रही हैं। आपकी शादी हो चुकी है। अगर आपको इस चीज़ की इतनी ख्वाहिश हो रही है तो मेरे बेटे से क्यों इस ख्वाहिश को पूरी कर रही हैं। अपने शौहर के पास क्यों नहीं जाती। मेरी भाभी मेरी जानब देखकर बहुत हिचकिचा रही थी और कहने लगी, तबस्सुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल किया। आइंदा के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन अपने भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताना। मैंने उनकी बात सुनी और फौरन ही हत्थे से उखड़ कर कहने लगी, आप नहीं जानती थी कि आप मेरे 12 साल के बेटे के साथ क्या कर रही हैं। मेरे लिए मेरा बेटा पूरी दुनिया है और आपको ये गलत काम करने के लिए मेरा बेटा ही मिला था। इसके दिमाग में इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये गलत चीज़ें डाल दी। मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरे छोटे से घर के अंदर आप ये काम मेरे बेटे से छुप छुप कर रातों को करती हैं। अगर मैंने ये बातें भाई को बता दी तो आप जानती हैं ना, वो आपको तलाक दे देंगे। क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे भाई कितने सख्त मिजाज का आदमी है। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी इसी वक्त अपने भाई के पास जाऊं और उनको इनकी बीवी के करतूत बता दूं कि वो क्या करती फिर रही हैं। वो फौरन ही मेरे आगे हाथ जोड़ती हुई कहने लगी, तबस्सुम प्लीज़ ये ना करना। अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में इल्म हो गया तो वो फौरन ही मुझे तलाक दे देंगे और मेरा जीना हराम कर देंगे। खुदारा मेरे साथ ये जुल्म नहीं करना। मैं तुम्हें सारी रुदात सुनाती हूँ कि आखिर मैं तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल क्यों कर रही थी। मैं जो अभी उठकर भाई के कमरे की तरफ जाने की एक्टिंग कर रही थी, वो फौरन ही मेरे पाँव पकड़कर कहने लगी, तो मैं थोड़ा ठंडी होकर बैठ गई, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने भाई को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। बस मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं अपने भाई को इस बारे में बताऊंगी तो मेरे बेटे का किरदार भी ख़राब होगा और वो हमें जाने के लिए यहाँ से बोल सकते हैं। इस वजह से मैं खामोशी इख्तियार करके सोफे पर बैठ गई और भाभी की जानब मुतवज्जो हो गई। वो मेरी जानब देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे भाई ने मुझे ये बात बताने से सबको मना किया था, लेकिन तुम बज़िद हो तो इस वजह से मैं तुम्हें इस कारनामे के बारे में बता देती हूँ। लेकिन खुदारा मेरी कैफियत को समझो। मैं ये अमल करना नहीं चाहती थी, बस मैं खुद की हालत से मजबूर हो गई थी और तुम्हारे बेटे के साथ ही ताल्लुकात कायम कर लिए थे। और वो कहने लगी कि शादी की पहली रात ही मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारा भाई मुझे ठीक तरीके से मुतमईन नहीं कर सकता था। मैं इनके नाम पर सेज सजाकर बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने कमरे में आने के बाद मुझे देखने तक का गवारा नहीं किया था। खामोशी से आकर मेरे बराबर में सो गए थे। मेरे लिए ये बात बहुत सुहाने रूह थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम्हारा भाई इस तरीके का रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार कर गया था। अगले रोज़ भी उसने मेरे साथ वलीमे के बाद यही किया था और इससे अगले दिन और इसके बाद 3-4 दिन तक तो तुम्हारे भाई का रवैया मैं बर्दाश्त करती रही। लेकिन मैं एकदम ही फट पड़ी और मैंने इनको ये बात दिलाई थी याद कि औरत के भी कुछ हकूक़ होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बात को अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझा और वो सो गए। लेकिन मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थीं जिनको मैं पूरा करना चाहती थी।
एक रोज़ मैं खुद से इनके करीब गई तो उन्होंने जो बात मेरे गोश गुजार की वो मेरे लिए किसी पहाड़ से कम ना थी। वो कहने लगे, तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी के हक़ में पूरे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर मर्द नहीं हूँ। मुझे मर्दाना कमज़ोरी है जिसकी वजह से मैं तुम पूरा मुतमईन नहीं कर सकता। और ये बात सुनने के बाद मुझे अपना आप ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। एक औरत की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी ख्वाहिशात को मिट्टी में मिला दिया था। मेरे लिए ये बात सुहाने रूह थी। मैंने उनको कहा, अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, बहुत से हकीम इस दुनिया में मौजूद हैं जो ऐसी अद्वियात देते हैं जिसके बाद इंसान सेहतयाब हो जाता है और इसकी मर्दानगी की कमजोरी भी खत्म हो जाती है। आप एक बार किसी हकीम से रब्ता कर लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, या फिर किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा लें। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, मेरी मर्दानगी पर कोई उंगली उठाए, मुझे ये चीज़ गवारा नहीं है। और उसने मुझे भी सख्ती से ये बात बोली कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कोई बात की तो यकीन जानो मैं तुम्हारा कत्ल करने में 2 मिनट ही लगाऊंगा। तुम तो जानती हो तुम्हारे भाई का रवैया कितना ज्यादा गुस्से वाला है। वो शख्स मुझे किसी से भी मिलने नहीं देता है, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के घर में भी मुझे अपने साथ लेकर जाता है और रात के वक्त मुझे अपने साथ ही ले आता है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं जिनकी वजह से मैं दिन ब दिन बेचैन होती रहती थी और अपनी एक अलग ही आग में जलती थी। इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने तुम्हारे बेटे का इंतखाब कर लिया। मैं मानती हूँ ये गलत चीज़ है। मैंने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन यकीन जानो मैंने आज तक कुछ ज़्यादा आगे नहीं किया है। बस ऊपर ऊपर से ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर लेते थे और इसके अलावा मैंने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ नहीं किया। जबकि मेरे कान से धुएं निकलते हुए मुझे महसूस हो रहे थे। मेरे जहन में वहम व गुमान भी नहीं था कि मेरा भाई ना मर्द है और वो एक औरत को बिल्कुल भी मुतमईन नहीं कर सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी भाभी को क्या बोलूं। मुझे उनकी कैफियत सुनने के बाद इन पर तरस भी आ रहा था, लेकिन मुझे इनकी इस हरकत के बाद गुस्सा भी बहुत था कि उन्होंने अपने फ़ायदे की खातिर मेरे मासूम बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया था। मैं जानती थी कि अब मेरा बेटा किसी भी गलत फेल में आराम से पड़ सकता है। इसको बहुत सारी बातों का इल्म हो चुका है। औरत और मर्द के रिश्ते के बारे में इसको काफ़ी हद तक मालूमात हो गई थी। मैंने अपनी भाभी को यही कहा कि अगर मेरा बेटा किसी गलत चीज़ में मुलव्वस हुआ तो यकीन माने मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे मेरा बेटा बहुत अजीज़ है। मैं ये बोलकर अपने कमरे में आ गई थी और यही बातें सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से मेरा बच्चा ठीक हो जाए और वो इसकी तरफ ना बढ़े, क्योंकि मैं जानती थी कि अब बहुत कुछ ख़राब होने वाला है। मेरे बच्चे के दिमाग में बहुत गलत चीज़ें आ चुकी थी और वो गलत चीज़ों की तरफ ही राग़िब होगा और यही चीज़ें मुझे परेशान किए जा रही थी। वक्त का काम है गुजर जाना और वो अपनी रफ्तार से ही गुजरे जा रहा था। एक रोज़ आधी रात के वक्त मेरी आंख किसी बेचैनी के तहत खुली। मैंने अपने बराबर में हाथ मारकर देखा तो मुझे अपना बेटा कहीं भी नज़र नहीं आया। मेरी छठी हिस्स ने मुझे फौरन ही इशारा दिया। यकीनन मेरी भाभी एक बार फिर मेरे मासूम बेटे के साथ वही सब कुछ कर रही होंगी। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठी और भाग कर बाहर आई। मेहमान खाने का दरवाज़ा आज एक बार फिर बंद था और मेरा खून खोलने के दर पर आ गया था। मैं भागकर कमरे के पास गई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सोच के मुताबिक मेरी भाभी अपनी ख्वाहिश मेरे बेटे के साथ एक बार फिर पूरी कर रही थी। चंद पल के लिए तो मैं यकदम ही अपनी जगह पर साकत हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रद्द अमल जाहिर करूं, लेकिन जल्द ही मैंने खुद पर काबू पाया और गुस्से से फुंकारते हुए कहने लगी, आपको मैंने इनकार किया था ना, आप मेरे बेटे के पास भी नहीं आएंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ दोबारा दोहराने की, जबकि मेरी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि फ़ौरन ही वे दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए थे। जबकि मेरा बेटा खौफ के मारे कोने में खड़ा कांप रहा था। मेरे माँ बाप का कमरा भी पास ही था। वो लोग मेरी आवाज़ सुनकर फौरन ही बाहर आ गए थे और यही मेरा भाई भी बाहर आ गया था। जबकि कमरे से सबको बाहर आता हुआ देखकर एक वक्त के लिए तो मैं भी लर्जी थी, लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके सबका दिमाग दुरुस्त करके ही दम लूंगी। मेरा बेटा कोई लावारिस नहीं था कि इसके साथ जो दिल में आए वो भाभी करती जाए। मेरे माँ बाप और मेरा भाई मेरी जानब सवालिया निगाहों से देख रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से मैं इतनी ज़ोर से चीख रही हूँ। मैंने इनको इशारे से कमरे के अंदर दिखाया कि इनकी बीवी और इनका भांजा क्या हरकतें करता फिर रहा है। मेरे भाई का खून यकदम ही खौल गया था
वो गुस्से के आलम में मेरी भाभी की जानब बढ़े और इनको जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगे, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे भांजे के साथ ये तमाम करती फिर रही हो। मैंने इनको बोला कि इनको मारने का क्या फ़ायदा है, वो एक औरत है, इनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, उन्होंने शादी किस लिए की थी और वो भी ये ख्वाहिशात हलाल तरीके से पूरी करें। लेकिन आपके अंदर अगर काबिलियत मौजूद नहीं थी तो आपको चाहिए था कि आप डॉक्टर के पास जाते या किसी हकीम का इंतखाब करके अपनी इस बीमारी को दुरुस्त करते। लेकिन आप अपनी मर्दानगी का झंडा गाड़ कर एक औरत को गलत राह पर चलने की खुद दावत दे रहे हैं। भाभी कसूरवार नहीं ठहरा सकते आप, इसमें आपका भी कसूर है। आपकी वजह से मेरा बेटा और मेरी भाभी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अभी भी वक्त है, आप अपना इलाज करवाएं। अभी भी वक्त है, आप अपना इलाज करवाएं और अपनी बीवी के साथ सुकून की जिंदगी बसर करें। इसके बाद मैं अपनी माँ की जानब मुड़ी और उनको कहने लगी, अगर आप अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान दे देती तो आज ये नौबत ना आती। मैं ये बोलकर अपने बेटे के करीब गई और इसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चली गई और अगले ही रोज़ मेरे भाई के घर से अपने ससुराल आ गई थी। मैं अब अपने ससुराल में ही रहती हूँ, लेकिन अपने बेटे की बहुत हिफाजत करती हूँ, जिसकी वजह से वो इनकी जहालत इख्तियार नहीं करता है। और कुछ दिन बाद ही जब मेरा मैका जाना हुआ तो मेरी भाभी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई धीरे धीरे अब ठीक होता जा रहा है। उसने अपना इलाज शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी कमज़ोरी ख़त्म हो रही है। और अगर इस दिन तुम वो सब नहीं करती तो आज मैं सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती। मगर फिर भी मैं अपने बेटे को भाभी के सामने नहीं आने देती थी, क्योंकि भाभी को तो जो चाहिए था अब उसको वो मिल रहा था। लेकिन मेरा बेटा भाभी को देखकर फिर से वो बातें याद करने लगता और मैं चाहती थी कि मेरा बेटा ये सारी बातें भुला दे। मैंने इसको पढ़ाई में इस कदर मसरूफ़ कर दिया ताकि इसके पास वक्त ना रहे इन फजूल बातों के बारे में सोचने के लिए, और मैंने इसको सही गलत के बारे में आगाह कर दिया था ताकि वो इस्लाम की तरफ आए। मेरे रब का बहुत शुक्र है कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन गया था। उसने मेरे कहने पर तौबा पढ़ ली थी, और जब इंसान दीन की तरफ आए तो बुराई खुद ब खुद इससे छूटती जाती है।